हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बाल विकास के का महत्व टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। बाल विकास का अध्ययन हमें क्या समझाता है? ये समझाता है कि जो डिफरेंट एज के जो बच्चे होते हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं और इसके क्या रीज़न क्या होते हैं उनके व्यवहार करने का। और यह जानकारी इसके साथ ही साथ बाल विकास की जानकारी से हम बच्चों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए, क्या बोल रहा है कि आप जो डिफरेंट एग्जाम्पल है उसके थ्रू आप समझ गए हों कि जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है, सीक्वेंस में होता है। यानी कि बच्चों के अगर जो गतिविधि करते हैं, वो फंक्शन करते हैं, उनको अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यह बात आपको स्पष्ट हो जाता है। जो प्रत्येक बच्चा होता है पहले वो ध्वनि व इशारों से अपनी बात को अभिव्यक्त करता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं, सारे ही बच्चे सबसे पहले ध्वनि, साउंड्स और साइन के थ्रू अपने जो बात होती है उसको लैंग्वेज अभिव्यक्त करते हैं। फिर वह शब्द सीखकर अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करते हैं और पूरे और व्याकरणिक रूप से ही वाक्यों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे होते हैं अपनी बात को, अपनी भावनाओं को समझाने के लिए इशारों का और ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से फिर वह शब्द सीखते हैं और उसके बाद अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करते हैं। उसके बाद से पूरा सीखने के बाद व्याकरणिक रूप से अपने वाक्यों का प्रयोग करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र में योग्यताओं में उभरने में भी ऐसा ही अनुक्रम है। तो ये जो भाषा सीखने का क्रम चला यहाँ पे, तो बोल रहा है कि जो विकास का सभी क्षेत्र है उनकी योग्यताओं में भी ऐसा ही सीक्वेंस देखने को आप मिलेगा। विकास का यह अनुक्रम या स्वरूप सभी बच्चों में एक समान होता है। जो विकास का डेवलपमेंट का अनुक्रम है, सीक्वेंस या स्वरूप है, वो सारे ही बच्चों में एक समान ही होता है। यानी कि प्रत्येक बच्चा इन अनुक्रमों से एक उम्र में ही आती है। यानी कि ये जो सारे सीक्वेंस होते हैं वो सारे बच्चों में एक ही उम्र पे आती है। प्राय 6 महीने की उम्र तक बैठना सीख जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो प्राय 6 मंथ की एज तक बैठना सीख जाते हैं। 1 वर्ष तक आते आते 1 या 2 शब्द बोलने लगते हैं और उनमें अमूर्त विचार की क्षमता लगभग 12 वर्ष की उम्र में प्रकट हो जाती है। जैसे कि जो 6 महीने का बच्चा होता है वो बैठना सीख जाता है और 1 वर्ष के होते होते वो 1 या 2 शब्द बोलने लगता है। और जब वो 12 वर्ष का हो जाता है, लगभग 12 ईयर का हो जाता है, तो उसमें अमूर्त कॉन्क्रीट विचार उभरने लगते हैं। यानी कि अमूर्त विचार की क्षमता लगभग 12 वर्ष की उम्र में उनमें प्रकट होती है। इस प्रकार विकास का एक सामान्य स्वरूप होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे होते हैं सबसे पहले घुटनों के बल चलना बैठना सीखते हैं और अपनी पालनकर्ता से संपर्क के पश्चात ही अन्य लोगों से संपर्क करना सीखते हैं। अर्थात विकास के क्षेत्र में किसी योग्यता का उभरना पहले वाली योग्यता पर ही आधारित होता है और उसके बाद ही संभव है। बोलेगा कि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर खड़े होकर चलना सीखेगा। यानी कि जो विकास का सारा ही क्षेत्र होता है वो जो एक योग्यता का उभरना पहले वाली योग्यता पर ही, विकास के क्षेत्र में कोई भी योग्यता अगर उभरती है तो वो पहले वाली जो योग्यता होती है उसके ऊपर ही आधारित होती है और उसके बाद ही संभव है। पहला विकास होगा, यानी कि सबसे पहले घुटनों पे चलने का विकास होगा, उसके बाद ही पैर पे चलने या दौड़ने का विकास होगा। और इसके साथ साथ ही यह अवश्य है कि जब हम उम्र से संबंधित विकास के अनुक्रम की बात करते हैं तो क्या बताई गई है कि उम्र औसत उम्र होती है। ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है जब हम उम्र से संबंधित विकास के अनुक्रम की बात करते हैं तो वह बताई गई उम्र के औसत उम्र में ही होती है। जो भी उम्र यहाँ पे बताई गई है उसके औसत उम्र के लगभग में ही सारे विकास होते हैं। यद्यपि सभी बच्चे विकासात्मक अनुक्रम से गुजरते हैं, सबकी गति भिन्न होती है, सारे ही बच्चे लेकिन इस विकास के अनुक्रम से गुजरते हैं, सीक्वेंस से, लेकिन उन सब में विकास की जो गति होती है भिन्न होती है। कोई बच्चा थोड़ा जल्दी बोलना सीख लेता है, कोई बच्चा थोड़ा बाद में बोलना सीखता है, कोई बच्चा जल्दी चलना सीख लेता है, कोई बच्चा थोड़ा लेट चलना सीखता है। यानी कि सीक्वेंस तो सेम ही होगा लेकिन जो गति है वो भिन्न हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे अब 1 साल में सारे शब्द बोलना सीख लें तो सारे ही बच्चे सब बोलना सीख लें, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लेट से भी बोलना सीखते हैं। सारे बच्चे जैसे 1 साल में चलना या दौड़ना सीख लें, ऐसा संभव नहीं। कुछ बच्चे 1.5 साल की उम्र में भी चलना सीखते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो सीक्वेंस होता है वो तो सेम ही है कि अगर
चलना है तो सबसे पहले घुटने बैठना होगा, फिर बैठने के बाद घुटने पे चलना होगा, फिर खड़ा होना होगा, फिर दौड़ना होगा। सीक्वेंस सेम होता है, लेकिन जो गति होती है, पेस होता है, वो डिफरेंट बच्चों में डिफरेंट हो सकती है। जैसे जिन उम्र में बच्चे का एक विशेष क्षमता प्राप्त करते हैं उसमें व्यक्तिगत रूप से भिन्नताएं होती हैं। बोल रहा है कि जो बच्चे होते हैं जिस उम्र में विशेष क्षमता स्पेशल कैपेबिलिटी प्राप्त करते हैं उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे जाते हैं, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। अतः जब हम कहते हैं कि बच्चे लगभग 12 महीने की उम्र में चलना सीखते हैं तो संभव है कि एक बच्चा तो 9 महीने में ही चलना आरंभ करे और दूसरा 10 महीने में और अन्य 15 महीने में। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो 1 साल में चलना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 9 महीने में चलना शुरू करते हैं, कुछ 10 महीने में और कुछ 15 महीने के होने पर ही चलना शुरू करते हैं। इस प्रकार जब हम कहते हैं कि अमूर्त विचार 12 वर्ष की उम्र में प्रकट होते हैं तो संभव है कि एक किशोरी यह योग्यता पहले प्राप्त कर ले और दूसरे में बाद में। और जैसे अब हम कह रहे हैं कि 12 वर्ष की उम्र के होते होते सारे बच्चों में अमूर्त क्षमताएं विकसित हो जाती हैं, लेकिन इसमें भी व्यक्तिगत भिन्नताएं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं। कोई जो बच्ची होगी या बच्चा होगा वो 12 वर्ष की उम्र में अमूर्त धारणाएँ विकसित हो जाएंगी, लेकिन कोई दूसरा बच्चा भी होगा जिसमें ये क्षमताएँ थोड़ी देर से या पहले उभर सकती हैं। योग्यता की प्राप्ति के लिए एक आयु वर्ग होता है जिसके अंतर्गत बच्चे वह योग्यता प्राप्त करते हैं, इसलिए इसमें क्षमताओं की प्राप्ति की उम्र दी गई है। बोला गया ये हमने एक एज का लगभग एज लिया है कि इस उम्र में बच्चे ये काम कर लेते हैं, इसीलिए इस पाठ्यक्रम में उन क्षमताओं की प्राप्ति के लिए एक उम्र एज दी गई। उस उम्र को औसत उम्र मानना चाहिए। अब जो भी यहाँ पे एज दिया गया है उसे हम एक औसत एज मानते हैं कि इस एज तक आते आते बच्चों को ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, यानी कि 12 वर्ष की उम्र यानी कि 6 वर्ष की उम्र तक बच्चों को बैठने आ जाना 6 महीने की उम्र तक बच्चों को बैठने आ जाना चाहिए। 1 वर्ष तक बच्चों को 1 या 2 शब्द बोलने आ जाना चाहिए, चलना आ जाना चाहिए। 12 वर्ष तक अमूर्त धारणाएं विकसित हो जानी चाहिए। तो ये हम एक औसत उम्र लेते हैं और सोचते हैं कि इस औसत उम्र को लेकर ही ये सारे बच्चे, मोस्टली ज़्यादातर बच्चे ऐसा ही करते हैं। जब बच्चे का विकास इस औसत बाल विकास की मूलभूत संकल्पना उम्र से काफ़ी पीछे हो, केवल तभी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कोई बच्चा है और उसका जो विकास है औसत बाल विकास के जो मूलभूत संकल्पना की एज दी गई है, अगर वो उससे काफ़ी पीछे है तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये अब आयु वर्ग जिसमें अधिकांश बच्चे एक निश्चित योग्यता प्राप्त करते हैं, विकास के मानदंड को पहचानने में सहायक होते हैं। तो ये जो अधिकांश बच्चे जो एज दी गई है उसी एज के अनुसार निश्चित योग्यता प्राप्त करते हैं, जिससे डेवलपमेंट का माइलस्टोन पहचानने में सहायक होता है। विकास सामान्य गति से हो रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए मानदंड सहायक है। अब ये जो भी एज यहाँ पे डिफाइन की गई है उसके अनुसार हम देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो बच्चा है उसका जो विकास है वो सामान्य गति से हो रहा है कि नहीं। परंतु विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण बच्चे 9 और 13 महीनों के बीच कभी भी चलना आरंभ कर सकते हैं, लेकिन जो विकास की गति है, डेवलपमेंट का जो पेस है, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण बच्चे 9 से 13 महीने के बीच में कभी भी चलना आरंभ कर देते हैं। और अगर 15 महीने के बाद भी चलना आरंभ नहीं करते तो इसका मतलब है कि चलना आरंभ करने में उसने देर लगा दी है और इसलिए माता पिता को उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुकूलतम शब्द का प्रयोग अधिकतर विकास के संबंध में होता है। अनुकूलतम विकास का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वृद्धि और परिवर्तन अपेक्षित गति से हो रहे हैं। जो अनुकूलतम शब्द है यानी कि अनुमान लगाया जाता है कि इस उम्र में इस बच्चे को ऐसा हो जाना चाहिए। अगर इस अनुकूलतम जो है विकास का संबंध जो है, इससे यह अर्थ लगाया जाता है कि जो वृद्धि और परिवर्तन है वो अपेक्षित गति से हो रहा है कि नहीं। दूसरे शब्दों में जो बालक है उसका विकास मानदंडों के अनुसार हो रहा है कि नहीं, जो मानदंड दिए गए हैं, एज दिया गया है, माइलस्टोन, उसके अनुसार हो रहा है कि नहीं।
सामान्य परिस्थितियों में जब बालिका में कोई विशेष समस्या न हो तो विकास अनुकूलतम होगा। अगर जो बालक है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है, तो जो उनका विकास है वो दिए गए एज के अनुसार अनुकूलतम ही होगा। ठीक है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण अनुकूलतम विकास के क्षेत्र में कुशलताओं और योग्यताओं में बृहत्तर क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। अब जब व्यक्तिगत भिन्नताओं का है तो जो अनुकूलतम विकास का क्षेत्र है उसकी कुशलताओं और योग्यताओं में बृहत्तर यानी कि ज़्यादा जो बृहत्तर क्षेत्र हैं उसमें शामिल बहुत सारे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। अब क्या व्यक्तिगत भिन्नताओं की व्याख्या। यद्यपि विकास एक निश्चित ढांचा होता है, नियत ढांचा होता है, नियत यानी नियत फिक्स होता है। जो विकास है वो नियत ढांचा होता है, फिक्स होता है, जो सभी बच्चों के लिए एक सा ही होता है। जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो एक फिक्स होता है, नियत ढांचा होता है जो सभी बच्चों के लिए एक समान होता है, परंतु कोई दो बच्चे एक समान नहीं होते। विकास जो है वो नियत है और सब बच्चों में एक समान नहीं होता, लेकिन जब दो बच्चे होते हैं वो एक समान, कभी भी कोई दो लोग एक समान नहीं होते हैं। उनकी पसंद नापसंद, अभिरुचि, दिलचस्पी, कौशल और योग्यता और बात करने के ढंग, आकृति और व्यवहार में भिन्नता होती है। ये सारी चीज़ें भिन्न होती हैं। विकास का जो ढांचा होता है वो तो नियत होता है और सभी बच्चों में एक सा ही होता है, लेकिन जब दो बच्चे हैं, दो इंसान हैं, वो एक से नहीं हो सकते। उनकी पसंद नापसंद, अभिरुचि, दिलचस्पी, कौशल, योग्यता, बात करने के ढंग, आकृति और व्यवहार में भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का संबंध बच्चों के व्यक्तित्व, कौशल और विचारों में विविधता से है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत भिन्नता है, वो बच्चों के व्यक्तित्व, कौशल और विचारों में विविधता यानी कि भिन्नता से है। संभव है कि परिवार में एक बालिका बहुत शांत हो और दिए गए सभी कार्य को करे, जबकि दूसरी बालिका हमेशा अपनी बात मनवाए। ठीक है, कुछ बच्चे गाने में रुचि रखते हैं तो कुछ संगीत में रखते हैं, तो कुछ बच्चे तेज दौड़ते हैं, कुछ दूसरों की अपेक्षा अधिक ऊंचा कूद सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी हमें ज्ञात कराता है कि प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है और उसकी तुलना दूसरे बच्चों से नहीं की जानी चाहिए। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है उससे हमें यह पता चलता है कि जो बालक होता है वो प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, इसलिए हमें कभी भी किसी बालक की दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। यदि झगड़ालू है और प्रायः अपने मित्रों से झगड़ा करती, यह कहना काफ़ी नहीं है कि वह तो ऐसा ही। हमें यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका व्यवहार ऐसा क्यों है। ऐसा भी संभव है कि वयस्क उसकी ओर समुचित ध्यान न दे रहे हों, जिससे बालिका असुरक्षित महसूस करती है और झगड़ालू होकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। ठीक है, मानव व्यवहार को समझना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मानव व्यवहार। वयस्क की कई मनोवृत्तियों और व्यवहार उसके बाल्यावस्था के अनुभव पर आधारित होती है। जो भी वयस्क होता है, अडल्ट होता है, उसकी जो मनोवृत्ति होती है, व्यवहार होती है, उसके जो बाल्यावस्था के अनुभव होते हैं उस पर ही आधारित होती है। एक व्यक्ति की सफलता और असफलता पर प्रतिक्रिया, चुनौतियों का सामना कर पाना और दूसरों से संबंध बना पाना, ये सभी काफ़ी जीवन के प्रारंभिक अनुभव पर निर्भर करते हैं। कोई व्यक्ति सफल हो रहा है या असफल हो रहा है, उसकी क्या उस पर प्रतिक्रिया है, चुनौतियों का वो कैसे सामना करता है और दूसरों के साथ कैसे संबंध बनाता है, ये सब उसके जो प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय होता है उसके अनुभव पर ही निर्भर करता है। एक बालिका जो महसूस करती है कि उसके माता पिता का समुचित प्रेम और ध्यान नहीं मिल रहा है, संभव वो बड़ी होकर महसूस करे कि उसे कोई पसंद नहीं करता। और एक बालिका जिसे छोटी सी गलती के लिए भी बुरी तरह डांटा जा रहा है, वो बड़ी होने पर शायद भी किसी कार्य को करने में पहल करने से डरे। बोल रहा है कि जो एक बालिका है, अगर उसे ये महसूस होता है कि उसे समुचित प्यार और स्नेह नहीं मिल रहा, तो वो बड़ी होकर के उसे ऐसा फीलिंग आएगा कि बड़ी होगी तो महसूस होगा कि उसे कोई प्यार नहीं करता। और जो एक बालक है, उसे छोटी सी गलती पे बुरी तरह डांटा जा रहा है, तो वो कोई भी कार्य करने के लिए पहल नहीं करेगा, वो हर कार्य को करने में डरेगा। ठीक है, तो याद रखना चाहिए कि व्यक्ति अथवा बालक का व्यवहार प्रत्येक संदर्भ में भिन्न होता है। अतः किसी बच्चे के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसकी पूरी परिस्थिति और व्यक्तिगत संदर्भों में उसका अवलोकन करना आवश्यक। उदाहरण के लिए मोहन को लीजिए, जो 4 वर्ष का बालक है, नर्सरी स्कूल में जाता है और जो मोहन शांत और शर्मीला है और कोई मित्र नहीं बना पाता है। ठीक है, और वो 4 घंटे स्कूल में रहने पर एक शब्द भी नहीं बोलता, लेकिन गतिविधि में भाग भी नहीं लेता, लेकिन घर में वो अलग तरह का व्यवहार करता है।
स्कूल में ना ही वो बोलता है, ना कोई दोस्त बनाता है, ना किससे बात करता है, लेकिन घर में आने के बाद पाठशाला से जब वो वापस घर आता है तो और अकेला सब पसंद करता है, लेकिन घर में आने के बाद वो सारे कार्य करता है। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि मोहन एक शर्मीला बालक है, परंतु पूरी तरह से यह सत्य नहीं। मोहन के व्यवहार के बारे में अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले स्कूल और घर दोनों में उसका अवलोकन करना आवश्यक है। स्कूल में उसे व्यक्ति के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं कर पाता, इसका भी अध्ययन करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं आपको इस तरह के और वीडियो बना सकूँ।